सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी कुछ है। देखो, ये आज का नहीं है टोटल कंप्लीटली, बट आज और कल का है। यानी अगर इसको कैटेगराइज करो तो कल हो गया 7 और 8 अप्रैल का ये न्यूज एनालिसिस है। 7 अप्रैल के भी एनालिसिस में काफी कुछ था, तो कल हो नहीं पाया था, एंड आज तो हम लोगों ने इसको वाइंड अप कर दिया है। 7 और 8 का एक साथ ही कंबाइन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड दोनों, यानी क्लैट, आईलेट, सिम्बी, एनएलसैट, एमएचसेट या फिर डीयूसीयूईटी, इन सब का कंबाइन रहेगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या क्या है पहले टॉपिक्स में। तो पहला टॉपिक है हमारा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये देखो, ये टॉपिक कोई ना नया टॉपिक नहीं है, ये पुराना ही है, बस बीच में थोड़ा सा और हाइप हो रहा है अब। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया अमेंडमेंट रूल्स 2023, 2021 में ये जो रूल्स आया था उसका अमेंडमेंट 2023 अभी कर रहे हैं। अब इसमें क्या था, पहले क्या था कि जो भी ऑनलाइन इंटरमीडिएट वो कुछ भी पोस्ट कर रही थी, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट बीच में याद करो एक रूल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पीआईबी जिसको वेरीफाई नहीं करेगा उसको टेक डाउन करना पड़ेगा। पीआईबी वाज द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, तो उसे रिलेट करेंगे। इंटरनेशनल सी बेडेड अथॉरिटी, ये इसको लिंक किया जा सकता है। अगर आप इसको लिंक करो, अभी 8 मार्च के अराउंड एक ट्रीटी साइन हुई थी, यूएन की हाई सीज ट्रीटी। तो कहीं ना कहीं आपका एक रिवीजन भी होगा और एक लिंक भी वहां से स्टेब्लिश होगा। थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। ये 20 अप्रैल को देखने को मिलेगा हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स। तो जब उस समय आएगा तो आई विल बी रेफरिंग ऑफ टुडेज एनालिसिस, तो एक बार देख लो हाइब्रिड एक्लिप्स। तो वो इंडियन एक्सप्रेस ने ये पोस्ट किया था लाइक कुछ आवर्स पहले। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ये देखने की नीड है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू जाके क्वेश्चन बनेगा। अगर आता है तो थोड़ा अलग इफेक्ट देगा क्वेश्चन का। मे बी आपने में से बहुतों ने इसका नाम सुना भी नहीं होगा, स्टैटिस्टिकल कमीशन का, तो इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। पॉज एंड इफेक्ट, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द आरबीआई। ये आज के द हिंदू में छोटा सा आर्टिकल है, और ये कल के भी द हिंदू में फ्रंट पेज पे था कि आरबीआई ने अपनी रेट को कह दिया कि हम 6.5% पे पॉज कर दिया आरबीआई ने। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं एमपीसी और आरबीआई को वापस से एक बार देखने का मौका हमें मिल जाएगा। नाउ इट इज अबाउट द लीगो, साइंस एंड टेक से रिलेट करेगा ये टॉपिक, तो इसको भी देखने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या बात है। तो काफी कुछ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मीडिया एथिक्स, ये कोड रूल्स आया था 2021 में और उसको अभी अमेंड किया गया है 2023 में। क्या क्या बातें हैं पहले वो सुन लो। देखो, बीच में जो न्यूज आई थी, रूल्स हमारा यही है 2023 वाला। इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए, इसमें बेसिकली ये कहा गया कि जो पीआईबी है वो वेरीफाई करेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन फेक है या नहीं। क्योंकि क्या होता था कि इंटरमीडिएट्स कुछ भी फेक न्यूज पब्लिश करती थी और वो सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज की गई। तो इसका याद रखना नाम कि किसको डेजिग्नेट किया गया है ये। प्लस ऑनलाइन गेमिंग से भी रिलेटेड बातें की गई। ऑनलाइन गेमिंग जो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, याद रखना ये चीज, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। कभी कभार ना क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग कैसा है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, तो नहीं होगा। सेल्फ रेगुलेटरी वर्ड याद रखना, ठीक है, क्योंकि यू टेंड टू राइट स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री कौन सी होगी, इंफॉर्मेशन है तो मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं मेटी। रूल्स 2021 में आया था, अमेंड किया गया है 2023 में। देखो, रियल मनी गेम्स ये होता है ना, जैसे आप खेलते हो मनी गेम्स, पोकर जो रियल मनी गेम होता है उसके बारे में। प्लस ये जो फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं कि अब नया एड चल रहा है कि इस बार तो फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ से ज्यादा है, सेकंड प्राइज 1 करोड़ है, तो उस चीज के बारे में भी है। ऑनलाइन गेमिंग जो मनी गेम्स होते हैं जिन पे आप सट्टा लगाते हो, बेसिकली इट इज बेसिकली गैम्बलिंग एंड नथिंग मोर। ये कहीं से भी स्किल बेस्ड नहीं है। अगर आप फैंटेसी क्रिकेट की बात करो तो इसमें आपका क्या स्किल है भाई, खेल तो कोई और रहा है ना, आप तो बस उसमें कैटेगराइज कर रहे हो, यू जस्ट गेसिंग इट कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। पोकर अगेन गोज फॉर द सेम, इट इज ऑनलाइन मनी गेम्स, रियल मनी गेम्स होता है जिसमें आपको पैसा मिलता है। तो इसको रेगुलेट करना इज अ वेरी नीडेबल थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो करेंटली ये कैसा बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी। ये चीज याद रखनी है कि इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। अगेन अगर दूसरी बात देखें तो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड इंडिया में कोई ज्यादा खास ऐसे लॉज है नहीं, तो इसको कंट्रोल करने की भी नीड है। ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है, इंटरमीडिएरीज के ऊपर जो ये चीज चला रही है।
to avoid hosting, publishing and sharing online game that might be harmful to user and has not been approved by an online gaming self regulatory authority. बार बार बात कर रहे हैं कि इट नीड्स टू बी ऑथोराइज्ड, को उनको रोको, जो ऑथोराइज नहीं है उनको रोको. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या है? डिस्प्ले ऑफ मार्क ऑफ वेरिफिकेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी. जैसे देखो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कैसे वेरीफाइड अकाउंट क्या होता है, ब्लू टिक होता है उनका इस तरीके से, वैसे यहाँ भी है एक वेरिफिकेशन मार्क होना चाहिए. इन्फॉर्म करो यूजर को पॉलिसी ऑफ विड्रॉल क्या है, केवाईसी लो, नो योर कस्टमर डिटेल्स होना चाहिए. नॉट गिविंग क्रेडिट और इनेबलिंग फाइनेंसिंग बाय थर्ड पार्टीज, की थर्ड पार्टी उसको क्रेडिट या फाइनेंसिंग ना करे ताकि किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड टाइप का चीज को रोका जा सके. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? टू मेक सोशल मीडिया ऑनलाइन गेमिंग अ सेफ चीज, एक कॉशन सेफ बनाना जरूरी है. टू सेफगार्ड द सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ डिजिटल नागरिक्स एंड ऑफर देम एवरी चांस टू स्टार्ट बिजनेस एंड डेवलप. ऑनलाइन गेमिंग में बेसिकली देखो यूथ इज मेजरली इन्वॉल्व, जैसे मेरे और आपके एज के जो है स्टूडेंट्स, या फिर अगर बात करें बड़े लोगों की तो वो भी इसको फॉलो करते हैं. बट हाँ, ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन फ्रॉड की तरफ भी ले जाता है, तो उसको थोड़ा सा टैकल करना है. और हमें $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का हमारा टारगेट भी है 2025 से 26. ये आपके वन लाइनर एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. इंडिया टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का कब से है? 25 से 26. बाय इनेबलिंग इंडियन ऑनलाइन गेमिंग थ्राइव एंड एक्सपेंडेड. ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन की नीड है बहुत ज्यादा. $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनानी है तो वी नीड रेगुलेशंस. तो इसके रिगार्डिंग इसमें बात है कि फ्रॉड को कैसे रोका जा सकता है, ऑनलाइन गेमिंग में चांसेस जो फ्रॉड के हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है. इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड वी नीड टू कंट्रोल इट. ठीक है, तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं ऐसा. प्रपोजल ऑफ फैक्ट चेकिंग यूनिट, ये पीआईबी आपका फैक्ट चेकिंग यूनिट जो स्टार्टिंग में मैंने बताया यहाँ पर, ये फैक्ट चेक करेगा कि वेरीफाई करेगा सही है नहीं है इंफॉर्मेशन. तो इट इज द प्राइमस ड्यूटी ऑफ द पीआईबी. सोशल मीडिया कंपनीज हैव सबमिटेड अ प्रपोजल टू सेंटर टू एस्टैब्लिश अ मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस. मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस, अ नेटवर्क ऑफ फैक्ट चेकर्स. द अलायंस विल एक्ट एज अ सर्टिफिकेशन बॉडी. ये ट्रस्टेड फैक्ट चेकर्स होंगे, ये चेक करेंगे. दैट्स व्हाई मेरा न्यूज ज्यादातर पीआईबी से फैक्ट चेक रहता है. अगर कभी देखा हो, आज भी है पीआईबी से ही लिया है, तो इन्फॉर्मेशन पीआई की बहुत वेरीफाइड होती है, कहीं फेक या इधर उधर की उल्टी सीधी न्यूज नहीं आती उस पर. इट इज वेरी सर्टिफाइड बॉडी. तो अगर आपने न्यूज पढ़ना है, वो पूछते हैं कि सर डेली के किसको फॉलो करें, पेपर फॉलो करते हैं, इट इज वेरी अमेजिंग. बट अगर आपको कोई वेबसाइट फॉलो करनी है या फिर ऐप फॉलो करना है तो यूज पीआईबी. पीआईबी डाउनलोड करो, इट इज अमेजिंग ऐप. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इट इज सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इट इज वेरी ओके इफ यू डू दिस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इसमें क्या है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी. इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का जो टॉपिक है वो अगर ध्यान दो तो लिंक होता है. वो कहां से लिंक होगा ये देखते हैं. हमारा मेन टॉपिक है इंटरनेशनल सी बेड या सी बेडेड अथॉरिटी. ये हमारा प्राइमरी टॉपिक है. इसको जब आप घुमाओगे 2-3 तरीके से तो कैसे घूमेगा ये देखो. एक तो अनक्लॉज का 1982 ये आया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज. याद करो, बहुत बार पढ़ा है इसमें हमने. 12 नॉटिकल माइल्स कॉन्टिनेंटल, फिर उसके बाद 224 नॉटिकल माइल्स, फिर EEZ पढ़ा है हमने 200 नॉटिकल माइल्स. ठीक है, उसके बाद जो अभी ये आ रहा है नया, एक आया है UN हाई सीज ट्रीटी थ्रू पेरिस एग्रीमेंट. हाई सीज ट्रीटी, ये इसको पढ़ने के लिए आप 8 मार्च वाला वीडियो देख लेना एक बार. ये होली से एक दिन पहले होगा, 7th का देख लेना या फिर 9th का देख लेना, दोनों में उसको एक मिल जाएगा आपको. तो ये चीजें हैं, तो ये दो कहीं ना कहीं से लिंक हो रहे हैं, दोनों साफ में. अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जहां पर इन दोनों को लिख रखा है ना, वहीं पर एक पेज ऐड करो और ये चीज लिख लो, इंटरनेशनल सी बेडेड अथॉरिटी, ताकि सब कुछ एक साथ ही रहेगा CC का. ठीक है, चलो इंटरनेशनल सी बेडेड अथॉरिटी देखो आगे ना. इट इज एन ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर अनक्लॉज. कहीं ना कहीं अनक्लॉज दोबारा से देखना होगा. अनक्लॉज जिन्हें नहीं पता वो देख लो एक बार, थोड़ा सा ओवरव्यू तो कर ही सकते हैं हम, खैर हमने बहुत बार डिस्कस किया है इसको. अनक्लॉज का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज. ठीक है, 1982 में ये आया था. इसके हिसाब से जैसे अगर आप ये देखो कि ये इंडिया का एक नीचे से मैप लेते हैं. ठीक है, ऊपर से नहीं लिया हमने, नीचे से ही लिया क्योंकि हमारा काम कोस्टल स्टेट्स में हो जाएगा. इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चलो ऐड ऑन कर देते हैं हम. टोटल कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया इज 9. ठीक है, और
लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज ऑफ वेस्ट गुजरात। तो ये पता रखना बस, ये दो चीज तो एटलीस्ट आइडिया रखो ही। चलो अब देखते हैं, लैंड से जो दूरी है 12 नॉटिकल माइल्स की, यहां तक आपकी जुरिस्डिक्शन काम करेगी। जो आप जुरिस्डिक्शन दिल्ली में ट्राई कर सकते हो वही यहां ट्राई कर सकते हो। अब लैंड से 24 नॉटिकल माइल्स, यहां पर जो है आपकी नेविगेशन की राइट्स होंगे, बाकी सारे राइट्स नहीं होंगे यहाँ पर। उसके बाद जो रहेगा 200 नॉटिकल माइल्स, वहां पर हो जाता है हाई सीज। तो टेरिटोरियल, कॉन्टिनेंटल और ये आपका हाई सीज। तो इस तरीके से इस चीजों को याद रख सकते हो। ये श्रीलंका हो गया, ये आपका एडम्स ब्रिज वाला पॉइंट हो गया, या फिर आप राम सेतु कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई वो डिबेटेबल है, राम सेतु मूवी देख लेना अगर मन हो तो इंटरनेशनल सी बेडेड अथॉरिटी किसके अंदर आता है? अनक्लॉज के अंदर। साथ में क्या डेवलपमेंट हुआ है? यूएन हाई सीज ट्रीटी। तो ये दो चार बातें आपस में कनेक्ट हो गई। आई होप कि जहां भी हो ये इमेज वगैरह बना के इसको वाइंड अप कर सकते हो चीजों को। चलो इसमें आगे देखते हैं, इसका मैंडेट क्या है। इट इज मैंडेट टू इंश्योर द इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ द मरीन एनवायरमेंट एंड हार्मफुल इफेक्ट्स दैट मे अराइज फ्रॉम द डीप सी बेडेड रिलेटेड एक्टिविटीज। जो ऑयलिंग वगैरह करते हो उससे क्या हार्मफुल एक्टिविटीज जो प्रमोट होती है उसके कारण, तो उसको ये रेगुलेट करता है। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है किंगस्टन जमैका। ठीक है, किंगस्टन जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज प्राइमरली फंक्शन, अच्छा ये आपको जो रहेगा ये पनामा कैनाल से ऊपर मिल जाएगा ये लोकेशन। इट इज प्राइमरी फंक्शन is to regulate the exploration of polymetallic modules। जो पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स होते हैं उनके एक्सप्लोरेशन के लिए ये काम करता है कि भाई उसके मतलब रेगुलेट करता है कि ज्यादा ना निकाले या फिर मरीन लाइफ को हैम्पर ना करे, मरीन ऑर्गेनिज्म को हैम्पर ना करे, उसके लिए काम करता है। हेडक्वार्टर याद रखना इज किंगस्टन, किसके अंदर बना है? अनक्लॉज के अंदर। ज्यादा कलेश मचे तो यहां से देख लेना। ठीक है, और इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, यहां पर छोटा सा लिख लो किंगस्टन जमैका, और ये हेडक्वार्टर है इसका। काम हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉप इसके अंदर। पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स क्या होता है? पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स आर राउंडेड एक्रीशंस ऑफ मैग्नीज एंड आयरन हाइड्रोक्साइड FeO2, मैंगनीज और आयरन हाइड्रोक्साइड्स। मैंगनीज Mn ले लो और आयरन Fe ले लो, ऑक्साइड में O2 ले लो, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स MnFeO2, ऐसे भी याद रख सकते हो मैंगनीज आयरन ऑक्साइड्स। ये सी फ्लोर का ज्यादा एरिया कवर करते हैं और एबंडेंट मिलेंगे ये 4000 से 6500 मीटर सी लेवल के नीचे। मेनली फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशन, इसीलिए ये तुम्हें जमाइका में इसका हेडक्वार्टर भी है। साउथ ईस्टर्न पैसिफिक एंड नॉर्दर्न इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, चलो नाउ सोलर एक्लिप्स। ये एक्चुअली हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स की बात हो रही है। तो ये हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स ना 20 अप्रैल को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में और कहीं नहीं। तो सोलर एक्लिप्स के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स एक बार देखना पड़ेगा, एनम्ब्रा, पेनम्ब्रा, एंटाम्ब्रा, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा एंड एंटी अम्ब्रा, ये सब जो चीजें होती हैं उसको वाइंड अप करना पड़ेगा। तो चलो देखना स्टार्ट करते हैं। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? SME काम करता है, सन, मून और अर्थ। SME, सन, मून, अर्थ। सोलर एक्लिप्स कोई भी पूछे आपसे, आप इस तरीके से याद रखो, एग्जाम में ना प्रेशर पड़ता है तो सन का अर्थ, अर्थ का मून होने में 2 मिनट नहीं लगता, ये कहो 2 सेकंड नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होता है, सबके साथ होता है। एग्जाम के प्रेशर में वो चीज कन्वर्ट हो जाती है, वो सन का मून हो जाएगा, मून का अर्थ हो जाएगा। तो जस्ट डू इट। सोलर एक्लिप्स मतलब सन, मून और अर्थ। सन रहेगा, बीच में मून आ जाएगा, उधर अर्थ रहेगा। ठीक है, लाइट वो कवर कर देगा और सन, मून के पास तो अपनी लाइट होती नहीं है तो वो फ्लैश करेगा, यहाँ पे इधर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे इसको अम्ब्रा कहते हैं, इसको एंटी अम्ब्रा, इसको पेनम्ब्रा क्यों कहते हैं और किस पोजीशन को कहते हैं। उसका लूनर एक्लिप्स में क्या होगा? सन, अर्थ, मून सेम, अर्थ को घुमा देना है बस। लूनर में क्या होगा? अर्थ पे लाइट पड़नी चाहिए उस वाले पोजीशन पे जहां पे लूनर एक्लिप्स हो रहा है, तो वहां पर इधर से मून आएगा और इधर शैडो क्रिएट करेगा और इधर अर्थ आएगा। तो हो गया एरिया ऑफ लूनर एक्लिप्स, ये जो आपका है जहां पे हो रहा है ये एरिया ऑफ लूनर एक्लिप्स। तो ये चीज है, अब मून अपना डायरेक्शन चेंज होता है इसमें, इसमें अर्थ का इधर से चेंज कर देता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, सन पहले पोजीशन पे रहेगा, मून अर्थ हो जाएगा, अर्थ मून हो जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण। ठीक है,
अब आते हैं अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एंटी अम्ब्रा पे। एंटा अम्ब्रा, देखो जो डार्केस्ट पॉइंट होता है ना उसे कहते हैं अम्ब्रा। पेनम्ब्रा इज द लाइटेस्ट पॉइंट, जहां पे कलर लाइट होती है, एकदम ज्यादा डार्क नहीं होगा, एकदम लाइट डार्क होगा। फिर उसके बाद एंटा अम्ब्रा, इसके जस्ट अपोजिट जो छोटा वाला पोजीशन होगा, दैट इज द एंटा अम्ब्रा। तो ये 3 पोजीशन याद रखना, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एंटा अम्ब्रा। एंटा अम्ब्रा वाला को याद करने में कुछ नहीं है, ये वाला पोजीशन अम्ब्रा, उसका जस्ट अपोजिट इज एंटा अम्ब्रा, एंट अम्ब्रा, और बीच वाला पेनम्ब्रा जो तुम्हारा लाइटेस्ट पार्ट है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो इस चीज को। 2 तो ऐसे याद रहते हैं, अम्ब्रा एंट अम्ब्रा, बीच का है पेनम्ब्रा। चलो ये जो पोजीशन है यही अभी की पोजीशन है जो हम बात करेंगे हाइब्रिड एक्लिप्स के बारे में, कि इसमें सन कुछ, मून का अर्थ जो है कुछ पार्ट लेगा कुछ पार्ट छोड़ देगा, रिंग शेप स्ट्रक्चर, और डिकेड्स में एक बार आता है, हमने भी एक बार देखा था इसको, ठीक है। तो रिंग शेप्ड होता है, लग नहीं रहा है किसी ने कि फिंगर में रिंग पहनाई हुई है, वैसे ये भी लगता है। ये पूरा ये मून है, ये वाला पार्ट मून है, ठीक है। तो ये पार्ट हटा दो तो पूरा पूरा आपको सन दिख जाएगा। अब इतना वाला पार्ट ये छोड़ता है बस, तो अर्थ पे भी उतना ही दिख पाता है। चलो हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स को क्या कहते हैं हम? निंगालो एक्लिप्स। निंगालो एक्लिप्स इसलिए बोल रहे हैं इस बार क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है निंगालो कोस्ट, इसीलिए निंगालो कोस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, जहां ये देखने को मिलेगा निंगालो कोस्ट। 20 अप्रैल को देख लेगा निंगालो एक्लिप्स, बिकॉज इट विल बी बेस्ट व्यूड फ्रॉम द निंगालो कोस्ट, बेस्ट वहीं से दिखेगा ऑस्ट्रेलिया से। According to government of Western Australia, total eclipse will only be visible in one town. That town is Exmouth on the west coast of Australia. वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के निंगालो जो कोस्ट है वहां पर दिखेगा, एक्समाउथ में, वो भी एक्समाउथ जाना पड़ेगा अगर आपको ये परफेक्टली देखना है तो, ठीक है। चलिए ये 2-3 नाम याद रखना, निंगालो कोस्ट और निंगालो क्यों बोला जाता है। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड नाम क्यों दिया देख लेते हैं एक बार, रिंग तो देख लिया आपने। इट इज अ टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स दैट लुक्स लाइक एन एनुलर सोलर एक्लिप्स, मतलब कंप्लीट, पार्शियल नहीं, और अ टोटल सोलर एक्लिप्स, बताया भी कंप्लीट पार्शियल नहीं, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर्स लोकेशन अलोंग द सेंट्रल एक्लिप्स पाथ। ऑब्जर्वर के लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस साइड से देख रहा है वो। ड्यूरिंग अ हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स द अर्थ्स कर्वेचर ब्रिंग्स सम सेक्शंस ऑफ द एक्लिप्स पाथ इनटू द मून, कुछ पार्ट कवर करेगा वो। अम्ब्रा, द डार्केस्ट पार्ट दैट क्रिएट्स अ टोटल सोलर एक्लिप्स व्हाइल अदर एरियाज रिमेन आउटसाइड द अम्ब्रा, तो वो दिखेगा, वो अंगूठी बनता है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड फिंगर, रिंग फिंगर टाइप का या फिर रिंग के टाइप का स्ट्रक्चर वो बनाता है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, बहुत रेयरेस्ट चीजें हैं देखने वाली, देखना जरूर। व्हाट इज टोटल सोलर एक्लिप्स? सेम और एसएमई अभी जस्ट बताया है, इसको वहीं से कर लो, ज्यादा उसमें कलेश करने की जरूरत नहीं है। एनुलर लोड, ये देखो यहां से इसको देख लो, सोलर एक्लिप्स कोई भी पूछे सन मून अर्थ एसएमई, लूनर एक्लिप्स पूछे एसएमई, एसईएम, सॉरी एसईएम, इस तरीके से कर सकते हो। लूनर में मून बाद में आएगा, सोलर में अर्थ बाद में आएगा। तो इस चीज से इस चीज को क्लैरिफाई किया जा सकता है। एनुलर में बताइए, एनुलर में क्या होता है? टोटल सोलर एक्लिप्स होता है व्हेन मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, मून अर्थ से बहुत दूर होगा तब ये सोलर एक्लिप्स बनाएगा, which is why it seems smaller. In this type of eclipse, the moon does not block the sun completely, but it looks like a dark disk of top and the larger sun-colored disk forming a ring of fire. वो ring of fire बनाता है बेसिकली। अगर देखो तो इस तरीके से ये आ गया और इसके ऊपर एक ये पूरा कवरेज देता है अपना कंप्लीट, और लगेगा कि ऐसे ऐसे आग निकल रही है। लेकिन जब अभी बात हो रही है, हाइब्रिड की बात हो रही है, तो साइड में एक छोटा सा ऐसे पॉइंट का नजर सा आएगा कि अच्छा हाँ इस टाइप का कुछ हो रहा है। That's why it is called hybrid. Eclipse तो पता ही है, ग्रहण। Now, United Nations Statistical Commission, ये न्यूज में क्यों है और क्या है वो देखते हैं। Recently, India has been elected. इंडिया 4 साल के लिए इलेक्ट हुआ है स्टैटिस्टिकल कमीशन में, यूनाइटेड नेशंस का 4 ईयर टर्म है इसका। इंडिया अभी आपको यूएनएससी के भी हेड पे है 2 साल के लिए, इस साल शायद वाइंड अप हो जाएगा इंडिया का। और इंडिया के पास अभी G20 की भी प्रेसिडेंसी है, इंडिया को G7 का इन्वाइटी भी है। तो तीनों चीज हैं, एक बार देख लेना, ठीक है, भूलना मत। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन established in 1947, आजादी से याद रख सकते हो। हेडक्वार्टर इज न्यूयॉर्क, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम, जैसे इंडिया है ना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसका हेड होता है, आपको जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो उसके ऑटोमेटिकली उसके डायरेक्टर हो जाएंगे या डीन हो जाएंगे। तो ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम
हाईएस्ट कौन सा है, यूनाइटेड नेशंस का, 1947 में न्यूयॉर्क में। ये चीफ स्टैटिस्टिशियन फॉर मेंबर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड, वो चीफ स्टैटिस्टिशियन को बुलाता है कि भाई स्टैटिस्टिक का ख्याल रखिए। फंक्शन क्या है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज को देखेगा, स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल डिवीजन का, फंक्शन कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसका, मेंबरशिप 24 मेंबर कंट्रीज हैं ऑफ द यूएन इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से इलेक्ट होकर इसमें जाते हैं, 5 मेंबर्स फ्रॉम अफ्रीकन स्टेट्स, 4 फ्रॉम द एशिया पैसिफिक, 4 फ्रॉम यूरोपियन। हर जगह को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, उसको याद करना चाहो तो कर सकते हो। बस इंडिया का याद रखना कि 4 इयर्स का टेन्योर है और इंडिया लास्ट मेंबर बना था 2004 में और हर 2 साल के डिकेड के बाद यानी 20 साल के बाद मिलती है और अब इंडिया को मिली है। जोड़ लो 20 साल के बाद 24 में मिल रहा है, 23-24 में। पॉज एंड इफेक्ट, ये स्पेशली इसमें कुछ इमेज की नीड भी नहीं है। पॉज एंड इफेक्ट में क्या है, अगर आप देखो रिसेंटली आरबीआई के गवर्नर जो कि शक्ति कांता दास हैं, आरबीआई कब आया था 1934 के एक्ट से 1935 में। अच्छा अभी करंट पोजीशन क्या है कि आरबीआई ने अपना रेट 6.5% पे फिक्स कर दिया, तो ये चीज तो चलिए अभी चलेगा ही। बाकी इसमें क्या है ये देखो, 1934 के एक्ट से 1935 में आरबीआई आया, ये आपको भी पता है। किस कमीशन ने रिकमेंड किया, बाय हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। इसमें भी एक जनरल सी चीज आ गई, हिल्टन यंग कमीशन कब बनी थी सरकार, तो बनी थी सर ये 1926 में। थोड़ा बहुत आरबीआई को ओपन करते हैं। आरबीआई के साथ अगर और हम थोड़ा डीप जाने की कोशिश करेंगे तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ना भी लगाओ चलेगा, ऑसबॉर्न स्मिथ इसके सबसे पहले गवर्नर थे। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर सी डी देशमुख साहब थे। ये तो ये हो गया बेसिक चीजें। करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांता दास। तो आरबीआई की एमपीसी ने डिसाइड किया है कि इस बार हम 6.5 ही रखेंगे। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने आरबीआई कर ली। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 में, ये चीज भी याद रखना। तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया आरबीआई का, यहाँ से आपके 2-4 क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब देखो आरबीआई की एमपीसी जिसने इस बार रिकमेंड किया है, ये न्यूज में भी था रिसेंटली। एमपीसी बोले तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, इसको समझ लेते हैं तो आगे पढ़ने में आसान होगा। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी 2016 में एक कमिटी बनाई गई थी थ्रू रघुराम राजन बाई उर्जित आर पटेल। उस टाइम पे गवर्नर थे रघुराम राजन। उर्जित आर पटेल साहब ने रिकमेंड किया था कि देयर शुड बी एन एमपीसी जो ये सब काम करेगी। एमपीसी ने रिकमेंड किया था कि जो डेफिसिट है हमारा 4+-2 इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए 2% से 6% तक। अच्छा एमपीसी जो है इट इज अ 6 मेंबर बॉडी, 6 मेंबर बॉडी। एमपीसी अभी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम 6 टाइम्स मिलेंगे एक ईयर में, 6 टाइम मीट, एक बार में मन नहीं भर रहा था इनका। 6 मेंबर कैसे कैसे कैटेगराइज होंगे, तो 3-3 करके बांट लो। ये 3 मान लो सेंट्रल, मान क्या लो होता ही है, ये 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये 3 कहां से होंगे, एक तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो रहेंगे, एक आरबीआई के बोर्ड से आएंगे डिप्टी गवर्नर, एक कोई रिकमेंड होगा, एक आरबीआई का जो आरबीआई के गवर्नर रिप्रेजेंट करवाएंगे कि आरबीआई से है वो रिप्रेजेंट करेंगे आरबीआई को यहाँ पर। तो 3 लोग आरबीआई से और 3 लोग बाहर से सेंट्रल गवर्नमेंट से। 6 मेंबर कमिटी ये रही और रिकमेंड किया था उर्जित आर पटेल की कमिटी ने 2016। चलो करंट एस्पेक्ट देखते हैं। एमपीसी इन्फ्लेशन बैटलिंग मॉनिटरी टाइटनिंग फॉर कीपिंग द रेपो रेट अनचेंज्ड। चलो दो चीज होता है, रेपो रेट अभी क्या किया इन्होंने, अनचेंज किया है, रेपो रेट किया है 6.5% पे ही छोड़ दिया। तो सर ये क्या है रेपो रेट, देखो 2 तरह का रेट होता है, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। बहुत आसान सा डिफरेंस है। जिस रेट पे आरबीआई बाकी बैंक्स को लोन देती है या सेंट्रल बैंक बाकी बैंक्स को लोन देती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट।
रिवर्स रेपो रेट पलट जाएगा, मतलब जिस रेट पे बाकी बैंक आरबीआई को लोन देंगी वो है रिवर्स रेपो रेट। तो इन्होंने रेपो रेट 6.5% ही रखा है, जिससे हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए। ठीक है, अब बढ़ाते घटाते तो हमें बेनिफिट होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन होता है नीचे। अब आरबीआई महंगा लोन देगी तो बैंक्स भी हमें महंगा लोन देंगी। ठीक है, तो वो चीज चलता है, जैसे दुकान में जाते हो कहते हो क्या करें, हमारी क्या गलती, ऊपर से महंगा आ रहा है। तो वही चीज है, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझोगे चीजें जिंदगी सॉर्टेड रहेंगी ओवरऑल। चलो, ये एमपीसी हम लोगों ने देख लिया, डिप्टी गवर्नमेंट चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑफिसर्स फ्रॉम द बैंक नोमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, 3% ऑफ सेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 6 लोग हम लोगों ने देख लिए। नाउ लीगो इंडिया, लीगो इंडिया है क्या ये देखना है, कम्युनिकेशन इट नीड्स टू सस्टेंस, और गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी महाराष्ट्र में। ठीक है, और लीगो का फुल फॉर्म ही होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये अभी यूएस में ऑपरेशनल भी है। लीगो इन इंडिया की बात करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में, तो इंडिया की बात करना जरूरी है। ये एक प्लांट एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का पार्ट है, 2016 में ये बना। इट विल बी बिल्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई और डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों मिलकर बना रही है। एटॉमिक एनर्जी आया है तो एक बार आईएईए भी पढ़ लेना है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, ये भी पढ़ लेना, 1957 में ये बना था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, तो वो चीज देखना। नेशनल साइंसेस फाउंडेशन यूएसए वगैरह के सपोर्ट से ये बन रहा है। LIGO इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी मेगा साइंस प्रोजेक्ट है दैट रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज फ्रॉम वेरियस फील्ड, जैसे लेजर, वैक्यूम, ऑप्टिक्स, कंप्यूटर, हर चीज लोगे चाहिए। देयर वर ओनली 2 LIGO ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड, बोथ ऑफ देम इन द यूएस, और इंडिया का 2030 में आ जाएगा, 2 यूएस में, एक इंडिया महाराष्ट्र में। ये जगह याद रखना कि LIGO कहां पर बन रहा है, महाराष्ट्र, इंडिया तो ठीक है। चलो, ये पॉलिसीज है, स्पेस पॉलिसी का पार्ट है ये, तो एंटिसिपेटेड है ये पहले से, 2030 तक ये बन जाएगा, 200 स्टार्ट। और यूएस में कौन बनाती है, ये प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एयरस्पेस हैज ऑलरेडी कंडक्टेड अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट विद इट्स सॉलिड फ्यूल बेस्ड स्टेशन विक्रम एस रॉकेट, तो इस कंपनी का नाम याद रखना। नाउ हिमाचल प्रदेश जो है वो कंसीडर कर रहा है कि वो कैनाबिस को लीगलाइज कर दे, मतलब गांजा भांग को लीगलाइज करने का सोच रहा है। ठीक है, अब इसमें एक मैक्सिकन टर्म भी होता है मैरुआना। ठीक है, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं कोलिंक्ड है। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई एमएलएस की, और उसने कहा कि अब कैनाबिस को लीगलाइज करने के बारे में बात करेंगे। कैनाबिस क्या है, ग्रुप ऑफ 3 प्लांट्स है, ये देख लो कि जिसमें साइकोट्रोपिक एक्टिविटीज होती है, ये लीगल का भी टॉपिक बन सकता है आपका, नोन एज कैनाबिस सटिवा, कैनाबिस इंडिका और कैनाबिस रुडेरालिस। ठीक है, इन इंडिया फार्मिंग ऑफ कैनाबिस है लीगलाइज्ड इन, कहां लीगलाइज्ड, उत्तराखंड, and controlled cultivation of cannabis is also being done in some parts of गुजरात, एमपी एंड यूपी। तो 4 ही स्टेट्स हैं, गुजरात, एमपी, यूपी एंड उत्तराखंड, ये 4 जगह पे है, कंट्रोल्ड है गुजरात, एमपी, यूपी में, उत्तराखंड में लीगलाइज कर रखा है। लीगल प्रोविजंस क्या करें, तो ये नार्को एनडीपीएस से डील होता है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, उससे ये कंट्रोल किया जाता है। स्टेट हैव द पावर, तो ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है कहीं ना कहीं। What not to be missed में है महाराष्ट्र टू अप्रूव, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू अप्रूव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रिजन इनमेट्स, पढ़ लेना एक बार, अच्छा टॉपिक है। सम एडवाइस टू द इंडियन आईएफए नेगोशिएशंस, एक बार ये खुद से देखना है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सच डील करने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई होंगी, अपना रिकमेंडेशन दे देना, कल संडे भी है वैसे भी, तो जस्ट गो थ्रू इट, जितना भी पढ़ा था हफ्ता में, जो छूटा, जो लग रहा है आपके हिसाब से कि सर ये चीज और करवा देते तो मजा सा आ जाता, तो बता देना, आई विल डू इट। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपाइंस, विच इज आईपीसी सेक्शन पर्टेन्स टू द डिफेमेशन, ये क्वेश्चन रिलेट हो रहा है राहुल गांधी के डिफेमेशन केस से, 499 पनिशमेंट इज इन द 500 ऑफ आईपीसी। दिलीप महालानोबिस पोस्टुमसली, जिनको पद्म विभूषण दिया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, बहुत पहले से मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, बट स्टिल आंसर दो, वर्क ऑन ओआरएस के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। द अल-अक्सा मॉस्क्यू, जिसने भी G7 का वीडियो देखा है उसमें मैंने कहीं ना कोई ओआईसी का एक लिंक डाला था, या एक बार मैंने ओआईसी के बारे में बताया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अगर उसने नहीं पढ़ा होगा ना तो अल-अक्सा मॉस्क्यू बता दोगे कहां है, क्योंकि दैट वाज द प्राइमर थिंग। अल-अक्सा मॉस्क्यू के ऊपर वो केस नहीं होता ना, अगर वो पर्सन वहां जाके वो क्लेश न मचाता तो ओआईसी नहीं बनता। ओआईसी के बनने का कारण ही अल-अक्सा मॉस्क्यू के ऊपर अटैक था, तो ये जेरूसलेम में। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप कि आपको जो भी पसंद आए टॉपिक्स या जो डाउट लगे तो प्लीज बता देना। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।